देखिए, सफलता आप तक नहीं आएगी बल्कि आपको स्वयं मेहनत करके उस तक पहुँचना पड़ेगा। देखिए, आज है 4 फरवरी का दिन और देखिए आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें? तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको आज के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन जरूर कर लिए। और देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए वार्षिकांक 2022-23 की जो पीडीएफ है इसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न कि हाल में किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडिशा को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसको यूनेस्को आप कहते हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो देखिए नाम से लग रहा है अपना ओडिशा वाला शहर तो नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। ओडिशा की बात हो रही है, ओडिशा के नहीं। तो देखिए ओडिशा जो है ये एक बंदरगाह शहर है यूक्रेन का, जिसको संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। देखिए ये जो शहर ओडिशा है ये आपका ब्लैक सी यानी कि जो काला सागर है उसके किनारे स्थित है। तो थोड़ा सा मैं आपको मैप में ले जाता हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा ब्लैक सी यानी कि काला सागर है और यहाँ पे आपका यूक्रेन है और बगल में सटा हुआ आपका रसिया है, ठीक है। तो देखिए ये विवादित क्षेत्र भी है। यहाँ पर हाल ही में रूस ने जो है मिसाइल से अटैक भी किया था यूक्रेन के इस बंदरगाह शहर ओडिशा में, ठीक है। तो जो आपका ये काला सागर स्थित बंदरगाह है जिसका नाम है ओडिशा, इसको ऐतिहासिक महत्व की मान्यता है, जिसे रूस ने मिसाइलों से उड़ा दिया था हाल ही में, क्योंकि ये यूक्रेन को फिर से हासिल करना चाहता है। यानी कि रूस चाहता है, यहाँ पे देखिए रूस आपका है, तो रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है ये हमारे में फिर से विलय कर ले, मतलब यूक्रेन हमारा हो जाए। लेकिन यूक्रेन कहता नहीं, हम एक स्वतंत्र अलग देश के रूप में ही रहेंगे। तो इसीलिए रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है। पहले खैर रसिया का हिस्सा था यूक्रेन भी। तो याद रखिएगा कि यूक्रेन का ओडिशा शहर जो है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में शामिल कर लिया गया। और ये दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस व्यक्ति को मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए अपना नया कंट्री हेड नामित किया है? तो देखिए जो कंपनी मॉर्गन स्टैनली है इसने भारत के लिए अपना कंट्री हेड अपॉइंट किया है अरुण कोहली जी को, और अरुण कोहली ने इस पद पर संजय शाह का स्थान लिया है। देखिए जो मॉर्गन स्टैनली कंपनी है इसके सीईओ हैं वर्तमान में जेम्स पी गोरमन, और इस कंपनी की स्थापना 5 सितंबर 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो अमेरिकन कंपनी मॉर्गन स्टैनली के भारत के लिए कंट्री हेड कौन बन गए हैं? अरुण कोहली। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है? तो देखिए जितने भी नाम परिवर्तन वाले प्रश्न होते हैं वो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है, ठीक है, या फिर भोपाल जिला या फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कह सकते हैं। तो भोपाल का इस्लाम नगर गांव जो है ये अब जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। इसका इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए भोपाल का जो इस्लाम नगर गांव है इसका नाम पहले जगदीशपुर ही था। और इतिहासकार बताते हैं कि भारत में शासन करने के दौरान मुगलों ने जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया था। और पिछले 3 दशकों से यानी कि लगभग 30 सालों से इस गांव का नाम बदलने की मांग की जा रही थी। तो अब इसको अप्रूवल मिल गया है और मध्य प्रदेश का जो अब ये इस्लाम नगर गांव है मध्य प्रदेश के भोपाल का, ये अब जो है जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। और अगला कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए एक और भारतीय क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा जी ने कहा है कि अब हम इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं। आइए इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स को जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी जोगिंदर शर्मा है इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप 2007 के फाइनल में आखिरी ओवर डाला था और 2007 के बाद ये खेले नहीं थे। तो अब अच्छा यही कि अब ये संन्यास लेने की, क्योंकि अब इनको मौका ही नहीं मिलेगा तो ये इंडियन क्रिकेट टीम में रह के करेंगे क्या। देखिए इन्होंने 2007 के फाइनल के आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड करके भारत को जीत दिलाई थी। और 39 साल के अब हो गए हैं जोगिंदर शर्मा जी, और इन्होंने 4 वनडे और 4 T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था।
और अगला कि G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई। तो देखिए G20 रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है ये हाल ही में जोधपुर में आयोजित की गई थी। जोधपुर राजस्थान का एक शहर है। देखिए भारत की G20 अध्यक्षता में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की जा रही है। इस बैठक के को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के सभी लोगों के लिए अच्छे काम और समावेशी विकास के अधिक अवसर पैदा करने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया था। और इस बैठक में आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की 100% भागीदारी है। तो फिलहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, तो ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुई थी। देखिए G20 से संबंधित जितने भी की पॉइंट्स मिलेंगे, जितने भी प्रश्न मिलेंगे, उसको आप एक अलग पेज पे नोट करते रहिएगा, क्योंकि G20 का मेजबान भारत है। तो भारत जो जो भी आयोजन करेगा, जहाँ पे भी करेगा, वो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। छठवां कि किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो देखिए भारतीय पहलवान रेसलर हैं जिनका नाम है अमन सहरावत। इन्होंने हाल ही में जागरेब ओपन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। देखिए जो भारतीय रेसलर अमन सहरावत है, इन्होंने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में पुरुषों के 57 किलोग्राम भारों में इस कांस्य पदक को जीता। और जो 17 साल के अमन है, इन्होंने कांस्य पदक मैच में अमेरिका के जो है जेन रे रोड्स रिचर्ड्स को 10 से हराकर ये कांस्य पदक जीता। तो देखिए कोई भी खिलाड़ी रेसलर अगर है तो कितने किलोग्राम भारों में खेला उसने और किसको हराकर पदक जीता, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 57 केजी वेट के वर्ग में जो है इन्होंने ये पदक जीता है अमन सहरावत ने, और किसको हराकर, अमेरिका की जेन रे रोड्स रिचर्ड को 10-4 से हराकर जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है अमन सहरावत ने। सातवां प्रश्न हमारा है कि किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं अब तक लगभग सभी के सभी स्टेप वाइज हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी एक नया खबर यह आ गया है कि जो कांगो गणराज्य है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर इसने हाल ही में हस्ताक्षर किया है। देखिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो का स्वागत किया है कि आओ भाई तुम्हारा भी स्वागत है। देखिए भारत का विदेश मंत्रालय इसने कहा है कि कांगो गणराज्य के जो राजदूत हैं रेमंड सर्जभेल, इन्होंने संयुक्त सचिव की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि कांगो गणराज्य के राजदूत कौन है भारत में, रेमंड सर्जभेल है। ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें मुख्य रूप से आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल हैं। और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय आपका हरियाणा के गुरुग्राम में है। और परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा यही पॉइंट पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में है। और आठवां प्रश्न की हाल ही में के विश्वनाथ का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो देखिए जो आपके के विश्वनाथ हैं ये जो है फिल्म उद्योग से संबंधित हैं। आपने इनको कई सारे फिल्मों में देखा होगा, तेलुगु फिल्मों में। देखिए तेलुगु फिल्मों के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक और अभिनेता भी बोल सकते हैं के विश्वनाथ। इनका 92 साल की आयु में हाल ही में निधन हो गया। देखिए जो आपके के विश्वनाथ हैं इन्होंने मद्रास के वाउहिनी स्टूडियो के लिए एक ऑडियोग्राफर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। और इन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत 1965 की फिल्म आत्मा गोवरम से की थी। तो याद रखिएगा कि के विश्वनाथ कौन थे, एक तेलुगु फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता भी थे। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नौवां प्रश्न हमारा है कि मार्च 2023 तक डीजी यात्रा सुविधा भारत के कितने एयरपोर्ट पर लागू कर दी जाएगी। तो देखिए डीजी यात्रा सुविधा जो है ये भारत के टोटल 4 एयरपोर्टों पर लागू कर दी जाएगी मार्च 2023 तक। आइए जानते हैं इसके पहले किन किन एयरपोर्टों पर ये डीजी यात्रा सुविधा है और अब किन किन नए 4 एयरपोर्टों पर जो है ये सुविधा मिलेगी। देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में इस साल मार्च तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद इन चारों एयरपोर्टों पर डीजी यात्रा लागू कर दी जाने की घोषणा की है। देखिए जो डीजी यात्रा नीति है ये हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान तकनीकी का उपयोग करके बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली के
एक पहल है। और देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि डीजी यात्रा को चरणबद्ध तरीके से सभी हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा। और इसके पहले चरण में पिछले साल दिसंबर में दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा शुरू की गई है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस गीत को महाराष्ट्र का राज्य गीत घोषित किया गया। तो देखिए, जो आपका गीत है जय जय महाराष्ट्र माझा, इसको महाराष्ट्र राज्य का नया राज्य गीत घोषित किया गया है। और इसको औपचारिक रूप से 19 फरवरी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर अपनाया जाएगा। यानी कि 19 फरवरी से जय जय महाराष्ट्र माझा जो है ये महाराष्ट्र का राज्य गीत बन जाएगा। और ये गाना अब आधिकारिक अवसरों पर बजाया जाएगा। और राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार राष्ट्रगान को हमेशा प्राथमिकता मिलेगी। यानी कि किसी भी अवसर पर पहले राष्ट्रगान बजेगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र का ये राजगीत बजेगा। ठीक है। और राजगीत सभी सरकारी आयोजनों में बजाया जाएगा। देखिए, इस गीत की बात करें तो इसको लिखा किसने है और इसको गाया किसने था पहली बार। देखिए, इस गीत को यानी कि जय जय महाराष्ट्र माझा को राजा बधी के दौरान लिखा गया था। और साहिर साबले के नाम से लोकप्रिय बालाधीर कृष्णराव साबले द्वारा ये पहली बार गाया गया था। तो याद रखिएगा, जय जय महाराष्ट्र माझा को जो है किसने लिखा था। इस गीत को राजा बधी के दौरान लिखा गया था। ठीक है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि नामीबिया में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया, बताइए। और नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते, बताइए। और आपको बताना है कि किस भारतीय अमेरिकी को यूएस इमिग्रेशन का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया, बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में किसने बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला, बताइए। और आपको बताना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है। तो देखिए, ये पूंजी है 2.40 लाख करोड़ की। और जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, इसके लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए बजट में 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय है 16 दिन का। और बजट 2023-24 के अनुसार संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के टोटल 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। और देखिए, अभी हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त हो गया। जय हिंद, मिलेंगे कल के वीडियो में। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए मेहनत से, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।